आइए अब अपन चर्चा करते हैं 1922 से 1929 की घटनाओं पर। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यानी कि जो असहयोग आंदोलन जो चल रहा था महात्मा गांधी के द्वारा, जब 1900 फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, यानी कि उस थाने को जला दिया गया और कुछ पुलिसकर्मी उसमें मारे भी गए, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे। अंडरलाइन कर लो इसको कि 22 पुलिस वाले उस दिन मारे गए थे। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी और किसान भी शांति से अपना आंदोलन कर रहे थे, पर किसी पुलिस वाले ने उनके ऊपर गोली चला दी और इस वजह से वो आग बबूला हो गए और उनमें गुस्सा भड़क उठा और इस वजह से उन्होंने पुलिस थाने को आग लगा दी, जिससे 22 पुलिस वाले मारे गए थे। और इस घटना से महात्मा गांधी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने इस वजह से असहयोग आंदोलन जो चलाया था उसको वापस ले लिया। ठीक। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे और जो उनके अनुयायी थे जो उस आंदोलन में लगे हुए थे, उन्होंने उस आंदोलन को छोड़कर ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे, यानी कि लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूक करने लगे और जो अपने स्वदेशी कार्य हैं, जो भी अपने ढंग से जो कार्य कर सकते हैं उनके ऊपर जोर दिया और आगे बढ़ने का संदेश दिया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए, कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ये चाहते थे कि हमारी जो पार्टी है उसको जो काउंसिल जो इलेक्शन होते हैं उनके अंदर हिस्सेदारी लेनी चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए और जो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं उनको प्रभावित करना चाहिए। इसमें भाग लेकर हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए और इसके अंदर जीत दर्ज करनी चाहिए और इसका सदस्य बनकर जो सरकार की जो भी योजनाएं आती है तो उनका हमारे को विरोध करना चाहिए। ठीक है। आइए 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधी जी को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। और जो 20 के दशक में जो गांव के अंदर जो व्यापक प्रकार से सामाजिक कार्यों में जो बढ़ोतरी हुई थी, उनमें सुधार जो हुआ था, उसी कारण गांधीवादियों को अपना जनाधार जो सूती वस्त्रों का उपयोग करना और चरखा कातना और हमारे स्वदेशी जो उत्पाद बने हैं उनका उपयोग करना, इस प्रकार की भावनाएं जो थी उनको फैलाने में काफ़ी मदद मिली थी। और 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। और जो 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसमें जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। अंडरलाइन कर लेना, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। इसको भी अंडरलाइन कर लेना कि एक तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और जो हिंदुओं का जो मुख्य संगठन था RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयं संघ, इसकी स्थापना भी उसके मध्य में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा। अलग अलग सोच थी भविष्य को लेकर भारत की कि भाई ये पार्टियां, एक पार्टी किस ओर लेके जाएगी, एक पार्टी किस ओर लेके जाएगी देश को। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाइए। आइए पता लगाते हैं कि जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, उनके कुछ अलग नियम थे, अलग सोच थी उनकी कि भाई देश इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और हिंदुओं के जो संगठन था RSS, उनका कोई अलग विचारधारा थी कि वो उसमें
कि उनकी एक ऐसी विचारधारा थी जिसके अंदर सभी हिंदू जो लोग हैं उनको एक समान देखा जाए, उनको ज़्यादा अधिकार मिले, ऐसा ऐसा कर कर दोनों पार्टियों की अलग अलग विचारधाराएं थी। ठीक, उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे और उसी दौरान जो हमारे जो राष्ट्रवादी जो नौजवान थे भगत सिंह वो भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और इस दशक में आते आते कांग्रेस ने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, इसलिए उन्होंने इसका प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और जो ये पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था पंडित नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किया गया। इसको अंडरलाइन कर लेना कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज बिल पारित किया गया और इसके आधार पर ही, इस प्रस्ताव के आधार पर ही 26 जनवरी को 1930 को पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आइए अब अपन पढ़ते हैं भगत सिंह को। भगत सिंह से पहले अपन ऊपर चर्चा करें तो चित्र 9 देखिए, चित्तरंजन दास, जिनको अपन शॉर्ट में CR दास भी कहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में वह काफ़ी सक्रिय रहे। ये असहयोग आंदोलन में काफ़ी एक्टिव रहे थे, सक्रिय रहे थे। ठीक है, आइए साइमन गोबेक, चित्र 10 देखिए। साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इसको ठीक से पढ़ना कि 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा, कमीशन भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। यानी कि जो उधेड़ बुन हो रही थी राष्ट्र के अंदर, जो विद्रोह हुए थे, जो जन विद्रोह हो रहे थे, फिर असहयोग आंदोलन आ गया, फिर उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन आ गया। तो ब्रिटिश सरकार को पता चल गया कि हम अभी इस देश को लगातार दबाकर इसका शोषण नहीं कर सकते, अभी यहाँ की जो जनता है वो आज़ाद होना चाहती है। तो उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा कि उनकी जो भी समस्याएं हैं वो उनको एक स्थान दीजिए, उनकी समस्याओं को सुनिए और उनके ऊपर विचार मंथन करके आगे जो भी नीतियाँ बनती है वो बनाने की कोशिश कीजिए। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था कि भारत किस ओर जाएगा। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस आयोग में एक ही कमी थी कि जो भी इस आयोग में जो सदस्य थे, जो भी प्रतिनिधि थे, वो सब अंग्रेज़ थे। इसमें भारतीय एक भी सदस्य नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ और जब भारतीयों को पता चला कि इसमें भारत का एक भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं है, तो इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। जो भारत के लोग थे वो उग्र हो गए, वो विरोध करने लग गए। कि सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला किया और जो भारत के जो सभी राजनीतिक संगठन थे उन्होंने भी इस कमीशन का बहिष्कार किया, बायकॉट किया। अब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। और जब वो ब्रिटेन से कमीशन भारत आया तो उसका स्वागत इस रूप से हुआ कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इस प्रकार की आप देख रहे हो इसमें झंडा लिए हुए हैं कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और भारत के जो आंदोलनकारी थे, सड़कों में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, वो इसलिए असंतोष था इसके अंदर इनको लेकर कि इसमें भारत का एक भी सदस्य शामिल नहीं है, इसलिए हम इनकी कोई भी बात नहीं मानेंगे। ठीक, मैं ये पढ़ लिया अपने। ये आइए भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा दिया था भगत सिंह जी ने, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर जी हो गए, सुखदेव जी हो गए और उनके जैसे जो नौजवान अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन
तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। वह चाहते थे कि हमारे देश के अंदर जो औपनिवेशिक शासन है, जो ब्रिटिश शासन है, और जो अमीर जो तबका है, जो शोषक वर्ग है, उनसे लड़ने के लिए और मजदूरों और किसानों को साथ में लेकर उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमें एक आंदोलन चलाना चाहिए, हमें क्रांति करनी चाहिए। तो इस रूप में ये तीनों जो नौजवानों के नाम हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुखदेव जी, ये क्रांतिकारी मुख्य थे। तो इनकी चर्चा की गई इसमें। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, इसको अंडरलाइन कर लेना कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और चंद्रशेखर और राजगुरु, इन तीनों ने मिलकर जो लाला लाजपत राय जी थे, वो जो आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर जो अंग्रेज़ पुलिस अधिकारी था, उसने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया था और इस वजह से लाजपत जी की मृत्यु हो गई थी। और उसका विरोध करने के लिए, उसका बदला लेने के लिए चंद्रशेखर जी ने, भगत सिंह जी ने और राजगुरु जी ने क्या किया कि इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। जो सेंट्रल जो काउंसिल थी उसके ऊपर बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अंडरलाइन कर लेना इसको कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिए गए, तीनों को एक साथ। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 वर्ष की थी। ठीक, अब इसके की पॉइंट अपने में कौन कौन से निकालने हैं कि एक तो 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सॉन्डर्स नामक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी। सॉन्डर्स की हत्या कब की गई? 17 दिसंबर 1928 को। किस किस के द्वारा? चंद्रशेखर, राजगुरु और भगत सिंह के द्वारा। ठीक, अब इसके बाद में इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। BK दत्त के साथ में भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका। और इनका बम फेंकने का मतलब किसी अंग्रेज को या फिर कि वहाँ पे जो उपस्थित जनप्रतिनिधि को नुकसान पहुँचाना नहीं था। सिर्फ इनका ये कहना था कि हम बम इसलिए फोड़ रहे हैं क्योंकि इससे क्या हो, आप में डर पैदा हो। और इससे क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में और कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि जो अंग्रेज़ सरकार जो बहरी हो चुकी है, जो अंधी हो चुकी है, जो लोगों के शोषण को देख नहीं रही है, जो लोगों पे अंधाधुंध शोषण कर रही है ना, तो उसको ये जो इनके कान बहरे हो चुके हैं, जो भारत की जो भी परेशानियाँ हैं, जो भारतीयों की जो परेशानियाँ वो सुन नहीं पा रहे हैं, उन कानों को सुनाने के लिए हमने ये बम फेंका है, ताकि ये बम फटे और उससे जो धमाका हो उससे इनके कान के पर्दे खुलें और ये भारत की जो दुर्दशा हो रही है उसके ऊपर अपना संज्ञान लें। विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे जो भयानक शोषण से अवगत कराना था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इस सेंट्रल असेंबली पे बम फेंकने के विरोध में उन्होंने क्या किया कि 23 मार्च 1931 को इन तीनों नौजवानों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु 23 वर्ष थी। ठीक, आइए दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था। पूर्ण स्वराज, पूरा हमारा जो देश का राज स्वशासन है वो स्वयं आने वाला नहीं था। उन्नीस 1930 में गांधी जी ने ऐलान
इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था कि पूर्ण स्वराज सिर्फ एक के चाहने से नहीं होगा, इसके लिए सभी लोगों को इस लड़ाई में उतरना होगा। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगी। जो ब्रिटिशों के द्वारा जो नमक पे जो पाबंदियाँ लगाई गई थी, जो इसके ऊपर जो लॉ बनाया गया था, उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रण लिया कि मैं जो ये कानून है इनको कानूनों को तोड़ने के लिए एक यात्रा निकालूंगा। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। उस समय में जो नमक बनता था और जो बिकता था, उन दोनों अधिकारों के ऊपर सरकार का स्वयं का अधिकार होता था। एकाधिकार का मतलब होता है स्वयं का एकाधिकार, सिर्फ एक ही संस्था के द्वारा बनाए हुए अधिकार और उनके द्वारा ही पालन किया जाता हो और किसी का उसमें कोई योगदान ना हो और किसी का उसमें हस्तक्षेप ना हो, उसे कहते हैं एकाधिकार। ठीक। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है। जो महात्मा गांधी जी थे और जो हमारे देश के जो राष्ट्रवादी थे, उनका कहना था कि जो नमक पे आप जो टैक्स लगा रहे हो वो क्या है, पाप के समान है, क्योंकि वह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। वह हम जो भोजन करते हैं उसका एक महत्वपूर्ण अंश है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। यानी कि ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नमक अमीर भी खाते हैं और गरीब भी खाते हैं। नमक सभी के खाने के अंदर अमूल्य धरोहर है। अगर नमक नहीं होगा तो खाना उतना अच्छा नहीं हो, पौष्टिक नहीं होगा। तो अमीर भी खाने के अंदर नमक का उपयोग करते हैं और गरीब भी खाने के अंदर नमक का प्रयोग करते हैं। तो इस शिकायत ने क्या सभी इस एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच जो मतभेद था वो पैदा नहीं होने दिया और इसके अंदर अमीर और गरीब दोनों ही इस आंदोलन में शरीक हो गए, दोनों ही इस आंदोलन में मिल गए और दोनों ही समर्थन करने लगे। दोनों वर्ग, अमीर और गरीब, इन दोनों वर्गों ने दांडी मार्च इस जो नमक का कानून था उसका विरोध किया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। जो सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया था उसका इन्होंने सभी साथियों के साथ मिलकर, राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर इस कानून का क्या किया, इस कानून का खंडन किया और नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन कर दिया कि अब सभी के लिए नमक क्या होगा, सभी के लिए एक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा। देखिए इधर गांधी जी क्या कर रहे हैं। गांधी जी ये नमक उठा रहे हैं, जो नमक के जो छोटे छोटे जो दाने हैं जो बने हुए हैं उनको उठा रहे हैं और पीछे इनके साथी हैं वो खड़े हैं और ये सार्वजनिक रूप से सभी लोग यहाँ दांडी पहुंचकर जो नमक का जो कानून बनाया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसका ये उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए गांधी जी द्वारा। आइए, महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। जो प्राकृतिक नमक जो बना हुआ था उसको छूना भी, आम लोगों के द्वारा छूना भी क्या था, कानून का उल्लंघन करना था। सरकार की नज़र में कोई भी उसकी चोरी नहीं कर सकता था, कोई भी उसको सरकार के मतलब निर्देश के बिना कोई भी उसका उपयोग नहीं कर सकता था। पर गांधी जी ने वहाँ जाकर इसकी अवहेलना की और इसकी आलोचना की और वहाँ जाकर अपने हाथ में नमक उठाया और सभी देशवासियों को इस कानून को तोड़ने के लिए आगे प्रेरित किया। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, देखिए कर्नाटक की अंबाबाई को। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसमें अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने अपने अपने हिसाब से हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह की माहौल
से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। अब देखिए, बूढ़ी, अकेली और विवाहित जिसकी शादी हो चुकी है, ग्रामीण जो गांव में रहती है, शहरी जो शहर में रहती है, रूढ़िवादी जो रूढ़ियों प्राचीन पूर्वाग्रह लेकर जो महिलाएं बैठी रहती है, और उदारवादी जो सब कुछ न्यौछावर करने वाली होती है और जो हर एक के प्रति दया करुणा रखती है, वो उस प्रकार की महिला। सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं, मतलब ऐसे लेके जेड प्रकार की जो भी महिलाएं होती है, वृद्ध, अकेली, विवाहित, ग्रामीण, शहरी, रूढ़िवादी, उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली, मतलब हर तरीके के पूरे भारत में अलग प्रकार का माहौल रहता है, शहरी जीवन भी होता है, ग्रामीण भी होता है, मतलब हर तरीके की महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई और आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी ये हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को ज़बरदस्त ताकत दी है। अंग्रेज अफसर और भारतीय जो राष्ट्रवादी थे, दोनों को ही लगने लगा था कि महिलाओं की सहभागिता यानी कि महिलाओं की बराबर की भागीदारी ने राष्ट्रीय संघर्ष को ज़बरदस्त ताकत दी है। जो हमारा जो राष्ट्रीय जनसंघर्ष हो रहा है उसको अच्छी ताकत दी है, अच्छा बल दिया है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी, और जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो इसकी हिस्सेदारी में आने के लिए महिलाएं अपने घरों से बाहर आने लगी और इसके अंदर